नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 प्रश्न। और ये 200 प्रश्न जो है दोस्तों टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, आपने दोस्तों इन क्वेश्चनों को पहले भी पढ़ चुके हो, क्योंकि मैंने पहले दोस्तों डिटेल में इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ा चुका हूं। आज दोस्तों सिर्फ रिवीजन के तौर पर इन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो स्टूडेंट दोस्तों मुझसे स्टार्ट से जुड़े हुए हैं ना, उन स्टूडेंटों को ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, ये बात तय है। ठीक है, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस जो है दोस्तों शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और याद रखना, इसका उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। इतनी जानकारी मैं समझता हूँ मोर देन सफिशिएंट होती है। ठीक है, कम से कम इतनी जानकारी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए। और मैं जब डिटेल में पढ़ा रहा था तो मैंने सारी रिएक्शन वगैरह सभी चीज़ वहाँ पर समझाया था। ठीक है, लेकिन आज 200 प्रश्न हमें सॉल्व करना है, थोड़ा फास्ट हमें चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है? खाने का सोडा होता है। लेकिन अगर बेकिंग पाउडर की बात हो जाए तो याद रखना, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें बेकिंग सोडा इंक्लूड होता है, उसके साथ साथ टार्टरिक अम्ल भी मिलाया जाता है। जब बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बनता है, याद रखना। और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, मतलब खाने का सोडा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा। ठीक है, तो याद रखना इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O दोस्तों याद रखना, ये धोने का सोडा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, धोने के सोडे में बाई शब्द नहीं आता, बाई आता है खाने के सोडे में। यहाँ सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। और जल की जो स्थायी कठोरता होती है, ठीक है, जल की जो स्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता जो होती है, मृदु जल कठोर जल आपने पढ़े होंगे, है ना। नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी आगे आपको सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, तो स्थायी कठोरता जो होती है जल की, उसको दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। ठीक है, POP का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। ठीक है, .1/2 ऐसा है। ठीक है, 1/2H2O। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। 1/2H2O ऐसा है। ठीक है, वो टाइपिंग मुझसे बनती नहीं, इसलिए मैंने उसको इस प्रकार से लिख दिया था 1/2H2O, तो इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। ठीक है, याद रखना, ये होता है आपका क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। लेकिन अगर आपसे कभी जिप्सम पूछ ले तो याद रखना, जिप्सम CaSO4 यहाँ तक तो ठीक है, फिर डॉट यहाँ 2H2O लगता है। ठीक, यहाँ 1/2 है ना। ठीक है, तो इसके बाद जिप्सम की बात होगी तो यहाँ 2 लगेगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग अलग चीज़ होती हैं। जिप्सम में 2 आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, pH स्केल की माप होती है। जो pH स्केल होता है आपको पता होगा, है ना, अम्लता, क्षारीयता, उदासीन, विलयन को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, तो pH स्केल की माप कहाँ से कहाँ तक होती है? याद रखना, 0 से लेके 14 तक दोस्तों pH स्केल की माप होती है। ठीक है, देखिए 0 से लेके 14 तक होती है। मान के चलो 0 ये हो गया आपका 14। ठीक, बीच में रहता है इसमें 7। तो अगर 7 है किसी का pH मान तो वो उदासीन होता है,
7 से कम है तो एसिड और 7 से ज़्यादा है तो बेस यानी कि क्षार। 7 से कम है तो अम्ल और 7 से अधिक है तो बेसिड यानी कि क्षार होता है। क्लियर। लेकिन याद रखना पीएच स्केल की माप 0 से 14 तक होती है, 1 से 14 तक कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉप टेस्ट किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना पॉप टेस्ट दोस्तों हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। ठीक है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। ठीक है। NaOH प्लस आपका HCl, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। अम्ल और क्षार मिलके NaCl, ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो हम नमक खाते हैं, है ना। तो ये लवण होता है प्लस H2O बनता है, तो ये NaCl लवण कहलाता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड और H2O जल। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर के बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अम्ल और क्षार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो आपको पता होना चाहिए अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या बदलता है? लाल में बदलता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताया था अनिल, अम्ल नीला लाल। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं। जली विलयन में कैसा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक। चलिए, लाल लिटमस को नीला में कौन बदलता है? तो ये बदलते हैं आपके क्षार। ठीक है, लाल लिटमस को नीले में क्षार बदलते हैं। जल में दोस्तों OH- आयन देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? जब मैं आपको एसिड बेस एंड साल्ट वाला टॉपिक पढ़ाया और कई बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये तीनों दोस्तों याद रखना प्रबल अम्ल हैं। क्या है? प्रबल अम्ल हैं। उपरोक्त सभी रट लेना। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो रट लो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? ये क्वेश्चन अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरा पटवारी का पेपर था। ठीक, पटवारी पेपर था और मेरे को ये क्वेश्चन आया था। अब आप लोग बोलते हो ना कि लेटेस्ट, तो भाई मैंने पटवारी का पेपर देके आया है तो मुझे पता है कि मैंने जो साइंस पढ़ाया है किस लेवल की पढ़ाया है। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी क्वेश्चन बाहर आते हैं तो ये मान के चलिए कि वो सामान्य विज्ञान नहीं पूछी जाएगी, वो फिर आपको साइंटिस्ट की नज़रों से देख के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले। तो अभी तो पटवारी का लेटेस्ट पेपर और मुझे किसी की मतलब कुछ बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पटवारी के पेपर देके आया हूँ। ठीक है। और 25 में से कम मेरे 23-24 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के सही हुए थे। ठीक। चलिए, तो निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो याद रखना दोस्तों आयोडीन जो होता है ना, याद रखना ये अधातु है। ठीक है। क्या है? अधातु है। सामान्यतः क्या होता है, अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु है फिर भी चमकीली है। ये अपवाद है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। चलिए, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखो, धातु जो होती है ना सामान्य तौर पे कठोर होती हैं, लेकिन फिर आ गया वही अपवाद कि धातु है और चाकू से काट रहे हैं, मतलब क्या है? नरम है, यानी कि मुलायम है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु दोस्तों इतनी मुलायम होती है कि इनको क्या कर सकते हैं? हम चाकू से काट सकते हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। याद रखना तीनों धातु को काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ठीक है, तो आपको बता चुका हूं मैं कि देखो फिर अपवाद आ गया, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। देखिए दोस्तों, सामान्य तौर पर क्या होता है, धातु कठोर होती हैं। ठीक है, ठोस होती हैं, लेकिन ये धातु फिर अपवाद आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मरकरी और पारा। और ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने इसको पहले से पढ़ चुके हो। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। ये भी आसान क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको बार बार पढ़ने से याद हो चुका है। इसका आंसर होता है ब्रोमीन। ठीक है, क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये ब्रोमीन है। अब आप मुझे बताइए,
अभी जो क्वेश्चन आया था मैंने जो देखा है पटवारी पेपर, तो उसमें मुझसे पूछा था आयोडीन मलार, ठीक है, तो वो भी तो अपवाद से ही आया ना, और उसी टेबल से आया। तो बस यही होता है कि कुछ नई चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है, और सारी चीज़ मैंने एनसीईआरटी पे देखा हूँ कि एनसीईआरटी पे मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं बताइए। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और ज़्यादा दिन नहीं, अभी पिछले 3-4 वीडियो में ही पढ़ाया मैंने, ठीक है। क्या बनाती है धातुएं, बताइए। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? आपको ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, और आप लग रहा है मुझे कि आप लोग या तो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, या वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको देख के फिर वहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गया। तो कितने बार बता चुका हूँ मैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड बनाती है? क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। और अधातु जब दोस्तों क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनती है। याद रखना, आ से अधातु, आ से अम्लीय, ठीक है। और धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। ये चीज़ें सब आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी मैंने लेटेस्ट 2-3 दिन पहले के वीडियो में आपको पढ़ाया था ये। नेक्स्ट है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, अभी बता दिया मैंने, ठीक है, क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब कैसे बनाती हैं, क्यों बनाती है, ये मैंने बहुत पहले धातु अधातु वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। मेरे पूरे वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु होते हुए विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है? ये भी फिर देखिए दोस्तों, अधातु है और विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। सामान्य तौर पे अधातु क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। लेकिन ये फिर क्या आ गई बात, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन सुचालक होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो याद रखना, दुर्बल अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये तीनों अम्ल दोस्तों याद रखना क्या है, दुर्बल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है? याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों प्रबल क्षारक हैं। मैंने इस प्रकार के ऑप्शन इसलिए बनाया है कि आप तीनों चीज़ों को क्या कर लो, याद कर लो, है ना। और ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन दुर्बल क्षारक है? तो याद रखना, ये तीन तो हो गए प्रबल क्षारक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है। एक को आपको विशेष तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, मतलब दोस्तों किसी विलयन में अगर हमें एसिड या बेस, अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाना है तो उसके लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर का, ठीक है। तो याद रखना, ये प्राकृतिक सूचक, याद रखना लौंग का तेल जो होता है ना, ये प्राकृतिक सूचक नहीं होता। बाकी लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये तीनों प्राकृतिक सूचक होते हैं। लौंग का तेल एक्चुअल में ये गंधीय सूचक होता है। 3 प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधिक, ठीक है। तो प्राकृतिक से मतलब जो प्रकृति प्राप्त होते हैं, कृत्रिम मतलब मानव बनाता है, और गंधी मतलब दोस्तों जिसकी गंध से हमें क्या पता चलता है, किसी भी विलयन में एसिड और बेस की उपस्थिति का पता करते हैं। तो लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, और एक और याद रखना हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया जो पौधा होता है दोस्तों, उसके पौधे के फूल जो होते हैं वो भी प्राकृतिक सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती? मैंने ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और आपको सिर्फ अभी रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। सोना और चांदी याद रखना, ये दोनों धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मेथिल ऑरेंज क्या है? तो मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक होता है। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, 2 चीज़ याद रखना, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन दोनों क्या है, कृत्रिम सूचक हैं। नेक्स्ट है, प्याज का रस किस प्रकार का सूचक है? प्याज का रस और लौंग का तेल, ये दोनों गंधी सूचक होते हैं। प्याज का रस और लौंग का तेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा 2 भागों में टूट जाता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो इसमें बहुखंडन, प्लाज्मोडियम बहुत सारे भागों में टूटता है और क्या होता है, इस प्रकार से नए जीवों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर किस पीएच प्रास पर कार्य करता है? तो याद रखना 7 से लेकर 7.8 पीएच प्रास पर मानव कार्य करता है, मानव शरीर, ठीक है। जब वर्षा का जल का पीएच मान खालिस्तान से कम हो जाता है
तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो याद रखना 5.6 से जब वर्षा का pH मान कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह का pH मान खाली स्थान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। तो याद रखना 5.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5.5 से दोस्तों जब pH मान कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत घुरने लगते हैं। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो याद रखना स्पाइरोगाइरा में कौन सा जनन होता है? स्पाइरोगाइरा में आपका खंडन होता है। ठीक, खंडन होता है इसमें। ठीक, खंडन मतलब खंडन मतलब क्या? खंडन मतलब टूटना, विभिन्न भागों में टूट जाना। ठीक है, ये होता है खंडन। ठीक है, स्पाइरोगाइरा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है? तो याद रखना अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप फिर दिक्कत में बनते हो। ठीक है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? लवण प्लस हाइड्रोजन देता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाती है? तो उसे दोस्तों याद रखना, उसे कहते हैं हम अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु को दोस्तों याद रखना। कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ सोडियम ऑप्शन लिखेंगे और क्लिक कर देंगे आंसर, और गलत हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए इन दोनों को याद रखना मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो उपचयन अभिक्रिया में मैंने बता चुका हूँ, उपचयन। उपचयन, उप मतलब उप, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अपचयन क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? प्रकाशीय वियोजन। जितनी भी अभिक्रिया हैं सभी अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मान के चलो दोस्तों, आपको देखे होगे गैस जो जलती है तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? ऊष्मा तो निकलती है और एनर्जी भी निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, और ऊष्माशोषी में क्या होती है? ऊष्माशोषी में ऊष्मा ग्रहण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझा चूना। अब यहाँ से दोस्तों मैंने डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर दिया, क्योंकि ऑप्शन लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो मेरे पास समय कम होगा, और मेरे पास समय कम होगा तो मैं आपको कंटेंट कम दे पाऊंगा। ठीक है, इसलिए समय की बचत करते हुए मैंने आपके लिए फटाफट वाले क्वेश्चन आंसर लिख दिया हूँ, है ना। याद रखना, निश्चित तौर पर आपको अगर इनसे फंसेंगे क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। बिना बुझा चूना, बिना बुझा बोल रहा है, इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2, ये बुझा हुआ होता है। और बिना बुझा क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्लियर? भोजन का पाचन, ठीक है, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, ये सारे दोस्तों याद रखना रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब दोस्तों उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, और रासायनिक परिवर्तन मतलब दोस्तों एक बार जो चीज़ जल गई, ठीक है, तो वो दोबारा वापस नहीं आती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट और खमीर में याद रखना अलैंगिक जनन इसमें कौन सा होता है? मुकुलन होता है। ठीक है, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, किसके साथ? सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? चांदी का रंग काला पड़ता है। याद रखना, सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या होता है? चांदी का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना कॉपर का रंग हरा क्यों होता है? तो कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बन बनाता है, इसलिए दोस्तों कॉपर का रंग क्या होता है? हरा होता है। पौधे का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। सरसों और गुड़हल, याद रखना सरसों और गुड़हल उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उभयलिंगी मतलब जिसमें क्या होगा? दोनों, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों प्रकार के लिंग उपस्थित हों, उसमें क्या होते हैं? उसे उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। सिर्फ एक ही होगा, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे, आपको पता होना चाहिए।
ब्यूटेनान दोस्तों याद रखना एक चतुर कार्बन यौगिक होता है। क्या? ब्यूटेनान। ठीक, ब्यूटेन आपने पढ़ा होगा ना, तो ब्यूटेनान चतुर कार्बन यौगिक है और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, कीटोन होता है। ठीक है, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आप ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स भी बहुत सारे दिया है और आपको बता भी दिया है कि आपको अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, अपन चूल्हे में जो खाना बनाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है पीली ज्वाला के साथ, लेकिन गैस में जो खाना बनाते हैं उसमें नीली ज्वाला निकलती है, इसलिए बर्तन काले नहीं होते, क्योंकि वहाँ ईंधन क्या होता है, उसका पूर्ण दहन होता है। लेकिन चूल्हे में जो लकड़ी जलती है तो उसका पूर्ण दहन नहीं होता। ठीक है, याद रखना, जब पूर्ण दहन होता है तो नीली ज्वाला और जब पूर्ण दहन नहीं होता तो पीली ज्वाला निकलती है धुआं के साथ। क्लियर? चलिए, उदाहरण सबसे अच्छे आपके घर की गैस और चूल्हा। चलिए नेक्स्ट है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। याद रखना है आपको, कौन सा लेंस लगा रहता है मानव नेत्र में? उत्तल लेंस लगा नहीं रहता, मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, धातु और जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाती है। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को एसिड लेपन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है, जिसे स्कम कहते हैं, और यही जो स्कम होता है ये सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। क्लियर? ईस्ट याद रखना दोस्तों, इसमें अवायवीय श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, 2 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। और याद रखना, अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझसे पहले से जुड़े हैं ना, ठीक है, उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, उनके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और तारों की ऊर्जा का विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, बताने की जरूरत नहीं है। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन देता है, वही प्रोसेस जो अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विद्युत संयंत्र की बात करना है जी। जितने भी नाम लिखे हैं ना, सब याद कर लेना, ये जनरल साइंस में पूछे सकते हैं। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और कैगा कर्नाटक। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन याद करना पड़ेगा, है ना। नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, और कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा हार्मोन, इसको एस्ट्रोजन कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्रोजेस्टेरोन भी होता है, मतलब एस्ट्रोजन का ही नाम। अंडाशय में ये बनता है, मादा हार्मोन कहाँ बनता है? अंडाशय में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होती है के। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, देखिए आपको मैंने बोला था 30 तक कम से कम परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? Au, मतलब ये होता है सोना। ठीक, गोल्ड। ठीक है, तो याद रखना, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। ये आपको अभिक्रियाशील जो लिखी हुई है इस क्रम पे याद रखना है कि सबसे अधिक पोटेशियम की है, फिर सोडियम की अभिक्रियाशीलता है, फिर कैल्शियम की। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? Au, मतलब ओरम, जिसे हम सोना कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। साबुन लंबी संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साबुन किसके लवण होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, और साबुन केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। ठीक है, अपमार्जक याद रखना, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं? अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, और ये कठोर और मृदु जल दोनों में सफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन बम आपको पता होगा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, आंख के रंगीन भाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए, क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती। आपने मान के चलो गरम तवा छू दिए, ठीक है, आप खाना वाना बनाते होगे ना, खाना वाना, तो गरम अपन कभी कभी तवा में जैसे रोटी सेकते हैं तो गरम तवा में हाथ रख देते हैं तो हमारा हाथ फटाक से हम पीछे खींचते हैं। इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और ये मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु अलग होती है, रीढ़ की हड्डी अलग होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, इसमें एक ऑप्शन और था शुक्रवाहिनी। ठीक है, कि मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है, तो उसमें आंसर था शुक्रवाहिनी। ठीक है, क्योंकि वो नहीं था तो मैंने यहाँ तीनों लिख दिए, अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, ये तीनों मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका से निकलने वाली धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, इसको कहते हैं द्रुमिका, और बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। दिल का धड़कना, श्वसन, ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। आपकी इच्छा के ऊपर होता है कि श्वसन नहीं होता, वो एक क्या होती है, एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। दिल का धड़कना, आप बोलोगे दिल को कि यार थोड़ी देर रुकना, थोड़ा देर धड़कना बंद हो जाए तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उदाहरण के लिए बोलना और लिखना ये ऐच्छिक क्रिया होती है, क्योंकि अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं बोलना बंद कर दूँ तो बोलना बंद कर दूंगा, अगर लिखना बंद कर दूँ तो लिखना बंद कर दूंगा, लिखना चालू करना है तो चालू कर दूंगा। ये ऐच्छिक क्रिया होती है और ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। लेकिन जो अनैच्छिक क्रिया होती है ये मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आयनिक यौगिकों का याद रखना, गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टीन की मिश्र धातु है कांसा। एल्केन, ठीक है, एल्केन दोस्तों याद रखना, यहाँ पर मुझे ये टाइपिंग नहीं बन रही थी इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। एल्केन जो होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। एक उदाहरण लेता हूँ, n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा C और ये हो जाएगा H ना, 1 ले रहा हूँ तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, ठीक, CH4। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन, एल्कीन का इसमें CnH2n आता है, ठीक है, इसमें +2 नहीं होता। और एक होता है एल्काइन, इसमें 2n में -2 हो जाता है, CnH2n-2, ठीक। तीनों याद रखना, यहाँ पर 2n+2 है, यहाँ पर 2n है और यहाँ 2n-2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरु रज्जु की रक्षा कौन करती है? कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी मेरु रज्जु की रक्षा करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण संकलन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप गैस को उदाहरण लेकर समझ गए होंगे, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में दहन करने पर पीली ज्वाला धुआं के साथ उत्पन्न करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये चूल्हे का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, चूल्हे में जो खाना बनाते होंगे उनको सब समझ में आता होगा। सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है पीतल। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी क्या करता है? मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन? धमनी। और सिरा क्या होती है? जस्ट अपोजिट इसके होती है, अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में ले जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्च, सर्चलाइट, हेडलाइट। देखिए, टार्च जलाए होंगे तो सीधा लाइट जाता है, सर्च लाइट भी सीधा लाइट मारता है, और हेडलाइट मतलब आपकी जो गाड़ी है टू व्हीलर, उसका जो सामने का लाइट होता है ना, उसको सर्च हेडलाइट बोलते हैं, ठीक है। तीनों क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। और सीधी रेखा में गमन करता है, याद रखना दोस्तों, ये इसका होता है अवतल दर्पण होता है, क्योंकि इसमें फोकस जो होता है एक ही दिशा में जाता है, ठीक। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, ठीक, ये बताने की जरूरत नहीं है। निकट दृष्टि मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि अच्छी है, बाकी में दोष है, मतलब दूर का इसमें नहीं दिखाई देता, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि अच्छी है, मतलब पास का नहीं दिखाई देता, और इसके लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। मैंने बताया था कि धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। आवेश का मात्रा होता है कूलाम, समय का मात्रा होता है सेकेंड, ठीक है। कूलाम प्रति सेकेंड भी अगर आपको कभी मिल जाए तो उसका मतलब होता है एम्पियर, या कूलाम प्रति सेकेंड का मतलब भी एम्पियर होता है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है, इसको आपको दिमाग में छाप के रखना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम से क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर IR होता है। और यहाँ जो R आता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है ओम। क्लियर। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। और आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जी मिट्टी इट्टी वाले, मैं आपको बता दूंगा स्क्रीनशॉट लेके। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात मिश्र धातु है। लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु है इस्पात, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसको कहते हैं निष्पातन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? निष्पातन प्रक्रिया। और मैं कहता हूं अगर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो अब आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और क्वेश्चनों की संख्या कम पड़ने लगी है जो पेपर बनाने वाले हैं उनके लिए, तो वे इस प्रकार के क्वेश्चन छाप सकते हैं। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। चालक की लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तापमान के समानुपाती और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है, याद रखना है रजिस्टिविटी का। क्लियर। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक, आसान सा सवाल है। दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि दांत बड़े दिखाई दे, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, लेकिन ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक पूछ ले तो याद रखना किलोवाट घंटा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखना टेस्ला होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2 4, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग कहते होंगे कि सर बहुत आसान पढ़ा रहे हो, आप चाहोगे ना तो 1s2 2s2, ठीक है, और 2p2, ठीक है। आप बोलोगे ना मेरे भाई तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाऊँ मैंने, याद रख लेना, है ना। आप बोलोगे ना कि IUPAC नामकरण पढ़ाइए सर, ठीक है। आप बोलोगे मुझे कि हैलोजन अभिक्रिया क्या होती है, सब पढ़ा सकता हूँ मैं, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना एडवांस अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। नवीकरणीय का मतलब लंबे समय तक समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, और अनवीकरणीय का मतलब किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे छप सकते हैं, है ना। और जो स्टूडेंट ईमानदारी से वीडियो देख रहा है ना उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। 1 घंटे में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 1 घंटे में वीडियो देख के आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर ले जा सकते हो, ये बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर जो है दोस्तों याद रखना फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है, ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कौन काम करता है? जनरेटर काम करता है। जनरेटर मतलब जनित्र होता है, ठीक है। और जनित्र क्या होता है? कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? बताइए जरा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, जनित्र को डायनोमो भी कहते हैं, जनरेटर को, ये बात पता है कि नहीं आपको? चलो बताओ, डायनोमो जो है कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? याद रखना दृष्टिपटल या रेटिना पर दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क व्यक्ति के लिए समान स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों का देश डेनमार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? डेनमार्क है। भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। पवन चक्की चलाने के लिए जो हवा की स्पीड है, पवन की स्पीड है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये अग्नाशय ग्रंथि जो है दोस्तों याद रखना उदर के नीचे पाई जाती है, और ये क्या करता है दोस्तों? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन, जिसके कारण क्या नहीं होता? मधुमेह रोग नहीं होता। मधुमेह रोग का नाम क्या है? डायबिटीज या शक्कर की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये क्या होती है? वृद्धि और विकास का नियंत्रण केंद्र होती है। थायरॉक्सिन याद रखना, ये अवटु ग्रंथि से स्रावित होती है, गर्दन में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसका नाम गलगंड भी है और गाइटर भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? गला फूल जाता है। आपको जो नाम दिखे आप वो नाम टिक कर देना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। याद रखना वास्तविक तथा उल्टा दोस्तों नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी पर होना चाहिए? याद रखना दोस्तों अनंत पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग दर्पण के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बायफोकल लेंस, ठीक है। किस कौन सा लेंस? बायफोकल लेंस। श्वेत प्रकाश को उसके अवयवों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आपको पता होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उदाहरण के लिए हरे पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं? उन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बाष्पोत्सर्जन कहां से होता है? याद रखना रंध्र स्टोमेटा से बाष्पोत्सर्जन होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? बता दिया, बैंगनी, ठीक है। मृतजीवी पोषण क्या होता है? जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त होता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, और इसका उदाहरण है
फफूंद और कवक, ये मृतजीवी पोषण करते हैं। परजीवी पोषण मैंने बताया था कि दूसरे के शरीर में रह के क्या करना, उसके ऊपर पोषण करना, दूसरे के शरीर के अंदर बाहर कहीं भी, ठीक है। जैसे अमर बेल लिखा होगा, दूसरे झाड़ के ऊपर पड़ती रहती है। जू मतलब समझ गए आप, ठीक है। फीताकृमि मतलब भी आप समझ गए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, परजीवी पोषण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के द्वारा वर्णक्रम में सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के, याद रखना, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इन दोनों घटनाओं के कारण दोस्तों इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, टिंडल प्रभाव दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है, ठीक है। टिंडल प्रभाव, आकाश का रंग नीला क्या होता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। रात में तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। अब अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैंने सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, मेरे पूरे वीडियो देख लो आप जाके, है ना। चलिए, खतरे का निशान लाल रंग, ठीक है, क्यों बनाया जाता है? खतरे का निशान लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि देखना, लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो सीधा सीधा जाता है, इसका विकिरण कम होता है। विकिरण का मतलब होता है दोस्तों इधर उधर नहीं फैलना, ठीक है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है इसलिए सीधी दिशा में जाती है, इसलिए खतरे के निशान रात के समय दूर से दिखाई दे देते हैं, ठीक है। चलिए, मटर का प्रयोग, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल ने चुना, ठीक है, मटर ने, ठीक है। मटर का प्रयोग पहली बार, है ना। अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो ऑक्सीजन नहीं थी। जीन की रासायनिक संरचना डीएनए है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। चलिए, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 23 जोड़ी की बात होती है, लेकिन टोटल पूछे तो 46 होते हैं, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई का नाम क्या होता है? जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंग क्या होते हैं जिनकी संरचना समान और कार्य अलग? जैसे हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, देखिए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं ना, कुत्ते के जो पैर होते हैं आगे के, दोनों की संरचना इक्वल है, ठीक है, लेकिन काम अलग अलग होते हैं। हमारा हाथ है और कुत्ते का पैर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, क्लियर। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY है तो याद रखना, देखिए XX महिला में, XY पुरुष में, जब तक ये बाय नहीं जाएगा दोस्तों तो याद रखना पुरुष मतलब नर नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना पुरुष XY का ही क्या है, गुणसूत्र है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कोशिका केंद्रक में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाती है। अनुवांशिकता की इकाई जीन है। किसने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा? तो मेंडल। नाइटिया क्या है? जीवाश्म मछली है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्बाध में होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसके कारण छाया बनती है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। वास्तविक पृथ्वी में याद रखना दोस्तों, इसमें किरण वास्तव में प्रतिष्ठित होती है, पर्दे पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, और हमेशा वास्तविक पृथ्वी कैसा होता है? उल्टा बनता है। वहीं आभासी पृथ्वी में दोस्तों याद रखना, इसमें किरण प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और आभासी पृथ्वी में दोस्तों हमेशा याद रखना सीधा बनता है। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। आईने के सामने जाके खड़े होना, आपको लगेगा कि मैं दायां हाथ उठा रहा हूं तो ऐसा लगेगा कि बायां हाथ उठा रहा हूं, ठीक। ये से पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। मैंडलीव की आवर्त सारणी याद रखना, इसमें जो मैंडलीव की आवर्त सारणी है तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है तत्वों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर समूह मतलब खड़े समूह हैं और 7 क्षैतिज पंक्ति हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। याद रखना 8 है, किसमें? मैंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ हैं मतलब समूह हैं और 7 क्षैतिज पंक्ति हैं। दोनों में कॉमन है दोस्तों, पंक्ति 7-7 है लेकिन स्तंभ अलग अलग हो गया, ठीक है। इसमें 8 हैं और इसमें 18 हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। बाएं से दाएं जाओगे आप, ठीक है, बाएं से दाएं जाओगे तो इसमें क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या होती है बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसको मैं बिना पेन कॉपी के सवाल करूंगा। देखो, इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, F बराबर R/2 होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो 32/2 कर दूंगा तो आंसर डायरेक्ट कितना जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें कारक कहते हैं, और जिनका उत्पाद जो उत्पादित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जो देखो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं, ए और RH मतलब राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। जो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, और जो हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो चिप्स होती है, ठीक है, उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। विकृत गंधिका क्या होती है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो महक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसे निर्गत कोण कहते हैं। परावर्तन कोण मत देखना, परावर्तन कोण ये होता है, ठीक है, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। निर्गत कोण जब अपवर्तन की घटना होती है तो वहां पर निर्गत कोण बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह भी मैंने बता चुका हूँ, F बराबर R/2। क्लियर। अभिसारण दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण होता है, और अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण भी कहते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपका ये सेशन होता है समाप्त, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये रिविजन क्लास है, ठीक है, फास्ट कराया हूँ मैंने, और यकीन मानिए आपने अगर मेरे साइंस के पूरे मेरे लगभग साइंस के 50 से ऊपर वीडियो पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगर इतने वीडियो भी देख रहे हो ना, ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपका अच्छा खासा स्कोर आने वाला है MP फॉरेस्ट गार्ड की साइंस में। अब इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, आपको साइंस नहीं पढ़ाऊँगा, अब साइंस में सिर्फ वही पढ़ाऊँगा मैं जो NCERT के बाहर हैं, ठीक। कुछ अद्भुत फैक्ट लाएंगे जो हमने अभी तक टच नहीं किए हैं। अगर यहाँ तक जो स्टूडेंट पहुँचा है, ठीक है, तो वो मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देगा। मैं एक सवाल पूछूंगा और ये सवाल सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को आधा छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, ठोस, द्रव या गैस में। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। इस क्वेश्चन का जवाब चाहे आप गलत दो या सही दो, लेकिन इस बात की प्रामाणिकता है कि आप पढ़ाई के प्रति क्या हो, एक जिम्मेदार हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी हर स्टूडेंट की बस की बात नहीं है कि यूट्यूब में 40-50 मिनट की वीडियो कंटिन्यू देख सको, ठीक। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।